तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं बायोलॉजी की जो सुपर नोट सीरीज चल रही थी उसके आगे वाले नेक्स्ट पार्ट 2 के क्वेश्चनों की ओर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक आवृतबीजी पुष्प के उन अंगों का नाम लिखिए जहां नर एवं मादा युग्मकोद्भिद का विकास होता है। यानी हमें एक आवृतबीजी पुष्प है, उसके उस अंगों का नाम लिखना है, उन अंगों का नाम लिखना है जहां पर नर एवं मादा दोनों युग्मकोद्भिद का विकास होता है। तो देखो जो आवृतबीजी पुष्प होता है जहां पर नर युग्मकोद्भिद का विकास होता है उस अंग को कहते हैं परागकण। ठीक है, उसे कहते हैं परागकण। ये परागकोश से बनता है। और उसका जो मादा युग्मकोद्भिद होता है उसे कहते हैं भ्रूणकोश, जो बीजांड से बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस एंजाइम का नाम लिखिए जो डीएनए अणु को खंडों में तोड़ देता है। हमें ऐसे एंजाइम का नाम बताना है जो डीएनए के जो अणु होते हैं उनको खंडों में, टुकड़ों में तोड़ देता है। तो प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियज नाम का जो एंजाइम है ये हमारी बॉडी में पाए जाने वाले डीएनए के अणुओं को खंडों में विभक्त कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन कोशिकाओं का नाम लिखिए जो विकसित हो रहे शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती है। यानी हमें ऐसी कोशिका का नाम लिखना है जो शरीर में विकसित हो रहे शुक्राणुओं को न्यूट्रिशन उपलब्ध कराने का कार्य करती है। तो सर्टेली कोशिकाएं, जो सर्टेली कोशिकाएं होती हैं वो हमारी बॉडी में जो शुक्राणु होते हैं उनको पोषण प्रदान करने का काम करती हैं। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, वर्णांध व्यक्ति को रेलवे ड्राइवर क्यों नहीं बनाया जाता है। देखो वर्णांधता को समझो। वर्णांधता होती है एक ऐसा रोग होता है नेत्रों का जिसमें व्यक्ति को जो है कलर विजन हो जाता है। यानी कलर का जो है उसको कोई भी पहचान नहीं रहता है, कलरों को पहचानने में उसको दिक्कत होती है। तो वर्णांध व्यक्ति को रेलवे का ड्राइवर क्यों नहीं बनाया जाता है? क्योंकि आंसर है इसका, क्योंकि वह हरे व लाल रंग में भेद नहीं कर पाते हैं। जो ड्राइवर होगा वर्णांध होगा वो हरे व लाल रंग में जो है अंतर नहीं पहचान पाएगा। और हरे और लाल रंग का रेलवे में जो है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भाग, जो उनका रोल होता है बहुत ही ज्यादा होता है। ठीक है, तो इसीलिए वर्णांध व्यक्ति को रेलवे ड्राइवर नहीं बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लाइनफेल्टर एवं टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या बताइए। देखो क्लाइनफेल्टर और टर्नर सिंड्रोम इन दोनों में गुणसूत्रों की संख्या बतानी है। तो जो क्लाइनफेल्टर है उसमें गुणसूत्रों की संख्या होती है 47। 44 प्लस XXY 44 और XX 2 ये हो गए, एक Y 44 और 3 47। ठीक है, और उसी प्रकार टर्नर सिंड्रोम में होती है 45। 44 प्लस एक X गुणसूत्र होता है, तो 44 प्लस X टोटल 45 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटसन एवं क्रिक द्वारा प्रस्तुत डीएनए का नामांकन चित्र बनाइए। देखो जो डीएनए है उसकी संरचना दी थी वाटसन एवं क्रिक ने, तो उसका ही हमें चित्र बनाना है। ठीक है, तो देखो डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल यानी डीएनए 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से बना अत्यंत जटिल यौगिक है। इसका मॉडल वाटसन एवं क्रिक ने दिया था। यह एक कुंडलीनुमा संरचना होती है। आप देख सकते हो ये इस तरह से बनी है, कुंडलीनुमा संरचना होती है। इसका जो मॉडल प्रस्तुत किया था इस संरचना का वो वाटसन एवं क्रिक 2 वैज्ञानिकों ने किया था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, आर्किड का पौधा आम की शाखा पर उग रहा है, इन दोनों के बीच क्रिया को स्पष्ट करो। यानी एक आर्किड का वृक्ष है, पौधा है छोटा सा, और वो आम की डाली पर उग रहा है, तो इन दोनों के बीच में होने वाली परस्पर क्रिया को स्पष्ट कीजिए। देखो आर्किड का जो पौधा होता है एक उपरिरोही है, यानी किसी शाखा के ऊपर उगने वाला आर्किड का पौधा एक उपरिरोही है। अतः यह शाखा पर केवल उग रहा है, अपने अतिशय से यह किसी भी प्रकार का भोजन प्राप्त नहीं करता है। यानी खुद के द्वारा शाखा से यह किसी भी प्रकार का भोजन प्राप्त नहीं करता है, ये केवल शाखा पर होता है। इसमें स्वयं की वायवीय जड़ें होती हैं जो वायु से नमी अवशोषित करती हैं। ये आम की शाखा से नहीं बल्कि इसमें पाए जाने वाली वायवीय जड़ों से वायु से नमी को अवशोषित करता है। आम के वृक्ष और आर्किड के पौधे के मध्य अभिक्रिया जो होती है उसे सहभोजिता कहते हैं, सहभोजिता कहलाती है। ठीक है, एक बार फिर समझ लो, आर्किड का पौधा एक उपरिरोही है, अतः यह शाखा पर केवल उग रहा है। अपने अतिशय से यह किसी भी प्रकार का भोजन प्राप्त नहीं करता है।
इसमें स्वयं की वायवीय जड़ें होती हैं जो वायु से नमी अवशोषित करती हैं। आम के वृक्ष और आर्किड के पौधे के मध्य अभिक्रिया जो होती है उसे सहभोजिता कहते हैं, सहभोजिता कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए तथा आरएनए में कौन सी शर्करा होती है, यानी डीएनए और आरएनए में अंतर बताना है। तो देखो, जो डीएनए होता है यह 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड कुंडली से बना होता है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार जो आरएनए है उसमें केवल एक ही पॉलीन्यूक्लियोटाइड कुंडली पाई जाती है, यानी इसमें केवल एक ही पॉलीन्यूक्लियोटाइड कुंडली होती है। डीएनए में 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड कुंडली होती है और आरएनए में 1 पॉलीन्यूक्लियोटाइड कुंडली होती है। सेकंड अंतर है इसमें डीऑक्सीराइबोस शर्करा होती है। इसमें पाए जाने वाली जो शर्करा होती है वो डीऑक्सीराइबोस होती है, जबकि आरएनए में जो शर्करा होती है वो केवल राइबोस होती है, डीऑक्सी नहीं होती है। थर्ड है इसका कि इसमें थायमीन नाइट्रोजन बेस होता है। इसमें जो थायमीन होता है वो नाइट्रोजन पर आधारित होता है, नाइट्रोजन बेस होता है, जबकि आरएनए में थायमीन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है जो हाइड्रोजन बेस होता है। देखो, सबसे जो मुख्य अंतर है डीएनए आरएनए में ये लास्ट वाला ही है कि इसमें थायमीन जो होता है वो नाइट्रोजन पर आधारित होता है, नाइट्रोजन बेस होता है, और इसमें जो थायमीन होता है इसमें थायमीन होता ही नहीं है, थायमीन के स्थान पर यूरेसिल होता है, और यूरेसिल जो होता है वो हाइड्रोजन के बेस पर होता है, ठीक है। इसका जो पार्ट 3 है जिसमें लघु उत्तरीय या दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन आएंगे वो नेक्स्ट जल्दी ही जो है यूट्यूब पर डाल दिया जाएगा। तब तक इन्हें नोट कर लें और पूरी तरह से याद कर लें। थैंक यू।